मेयर ऑफ ईस्ट टाउन एक छोटे शहर की जासूस मारे की कहानी है जो एक हत्या की जांच कर रही है और अपने निजी जीवन की समस्याओं से जूझती है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है उसे शहर के रहस्यों और अपने अतीत का सामना करना पड़ता है। ईस्ट टाउन पेंसिल्वेनिया के शांत और मेहनतकश इलाके में जिंदगी हमेशा की तरह धीरे और पहचानी हुई चाल से चलती है जब तक एक हादसा सब कुछ बिखेरना शुरू नहीं कर देता। डिटेक्टिव मेयर शिहान, जो कभी अपने हाई स्कूल बास्केटबॉल के दिनों की हीरो हुआ करती थी, अब अपनी सुबह कॉल्स रिसीव करते हुए दोपहरें बेनतीजा सुरागों के पीछे भागते हुए और रातें अपने पुराने ख्वाबों से लड़ते हुए बिताती है। शहर उस पर भरोसा भी करता है और उसी के बारे में बातें भी करता है। एक साल बीत चुका है जब एक लड़की केटी बेली बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थी। केस ठंडा पड़ चुका है और मेयर अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं ढूंढ पाई। दबाव बहुत बढ़ गया है, खासकर तब जब केटी की मां डॉन टीवी पर जाकर पुलिस पर कुछ न करने का आरोप लगाती है और इंसाफ की मांग करती है। पूरा शहर ये देखता है और चीफ के पास कोई चारा नहीं बचता। वो मेयर को केस फिर से खोलने का हुक्म देता है। लेकिन केस सुलझाना मेयर की अकेली मुश्किल नहीं है, उसकी निजी जिंदगी भी उलझनों से भरी है। उसका एक सहस्बैंड फ्रैंक बिल्कुल सामने वाले घर में रहता है और अब वो दोबारा शादी करने जा रहा है। उसने अपनी सगाई की बड़ी पार्टी रखी है जिसमें सबको बुलाया गया है, यहाँ तक कि मेयर का परिवार भी, उसकी बेबाक माँ हेलेन, उसकी किशोर बेटी सियोभान और उसका 4 साल का पोता ड्रू, जिसे मेयर खुद पाल रही है क्योंकि उसके अपने बेटे की दुखद मौत हो चुकी है। उसी रात जब फ्रैंक की पार्टी चल रही होती है, शहर में मेयर की हाई स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की 25वीं सालगिरह भी मनाई जा रही होती है। वो आखिरी बार था जब ईस्ट टाउन में जश्न का कोई मौका आया था। इस इवेंट के दौरान पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं, वो दिन जब जिंदगी आसान लगती थी और भविष्य उजला। सेरेमनी के बाद मेयर लोकल बार में जाती है जहां उसकी मुलाकात रिचर्ड से होती है, एक आकर्षक लेकिन थका हुआ सा लेखक जो अभी अभी शहर में क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाने आया है। दोनों अकेले हैं, दोनों अपने अपने टूटे सपनों का बोझ उठाए हुए, और दोनों एक साथ रात बिताते हैं। उसी समय ईस्ट टाउन के एक और कोने में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है। एरिन मैकमेनेमन, एक किशोर उम्र की सिंगल माँ, अपनी टूटी फूटी जिंदगी को किसी तरह जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो अपने पिता केनी के साथ रहती है जो एक कड़वा और शराबी इंसान है जो सुनने से ज्यादा गुस्सा निकालता है। एरिन का बच्चा डीजे उसकी जिंदगी की एकमात्र खुशी है, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चे के पिता डिलन और उसकी नई गर्लफ्रेंड ब्रियाना से झगड़ती रहती है। जब डिलन वीकेंड पर बच्चे को लेने आता है तो दोनों के बीच की तनातनी फट पड़ती है। उसी रात एरिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताती है कि वो किसी से टेक्स्ट पर बात कर रही है और उसे बाहर घूमने के लिए बुलाया गया है। अकेलेपन से थोड़ा बचने की उम्मीद में वो चुपके से घर से निकलती है और जंगल की तरफ चली जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास होता है कि उसे धोखे से बुलाया गया है। ब्रियाना ने अपने एक लड़के दोस्त के जरिए उसे फंसाया था। ये बात एरिन का दिल तोड़ देती है। वहाँ मोबाइल की ठंडी रोशनी और किशोरों की हंसी के बीच ब्रियाना अचानक एरिन पर हमला कर देती है। चारों ओर बच्चों की भीड़ होती है और ब्रियाना बेरहमी से एरिन को पीटती है, जबकि डिलन बस देखता रहता है, कुछ नहीं करता। ये पूरा मंजर फोन में रिकॉर्ड किया जाता है। उसकी बेइज्जती पूरी हो जाती है। भीड़ में मेयर की बेटी सियोभान भी मौजूद होती है। वो बीच में आकर लड़ाई रोकती है और खून से लथपथ रोती हुई एरिन की मदद करने की कोशिश करती है। एरिन वहां से लड़खड़ाते हुए निकल जाती है, अकेली, टूट चुकी और अंधेरे जंगल में गुम हो जाती है। वो आखिरी बार था जब किसी ने उसे जिंदा देखा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से झांकती हैं, तो ईस्ट टाउन की शांति टूट जाती है। एक जॉगर को झरने के पास एक लाश मिलती है, एक नौजवान लड़की की जो आधे कपड़ों में है और जिसका सिर खून से सना हुआ है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो मेयर का दिल बैठ जाता है। वो एरिन मैकमेनेमन थी। ईस्ट टाउन की एक और लड़की, एक और मां बिना बच्चा और एक नया रहस्य। वो एरिन के पिता केनी से मिलती है। जब उसे ये खबर मिलती है तो जैसे उसकी दुनिया रुक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी छोटी सी बेटी अब नहीं रही। गम और गुस्से से भरा हुआ वो तुरंत डिलन को दोष देता है, एरिन का एक्स बॉयफ्रेंड, वही जिसने उसे बेइज्जत किया, वही जो तब खड़ा रहा जब उसे पीटा जा रहा था। केनी के लिए बात सीधी थी, डिलन ने ही एरिन की हत्या की है। लेकिन मेयर इतनी जल्दी नतीजा नहीं निकालती। वो जानती है कि गलत जगह पर निकला गुस्सा कितनी तबाही मचा सकता है। अभी मेयर कुछ सोच भी नहीं पाती कि एक और परेशानी उसके सिर पर आ गिरती है। उसके अफसरों ने एक नए डिटेक्टिव को मदद के लिए बुला लिया है, काउंटी डिटेक्टिव कॉलिन जेबल। वो जवान है, नम्र है, थोड़ा झिझकने वाला भी, लेकिन उसने दूसरी काउंटी में एक मुश्किल केस सुलझाकर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन मेयर खुश नहीं है। ईस्ट टाउन उसका इलाका है। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी आदमी आकर उसके शहर को समझने का दिखावा करे। फिर भी उसके पास कोई और चारा नहीं। दोनों मिलकर हर सबूत को दोबारा जांचना शुरू करते हैं, सिर्फ एरिन के मर्डर के लिए नहीं, बल्कि 1 साल पहले गायब हुई केटी बेली के केस के लिए भी। इसी बीच डिलन को पूछताछ के लिए लाया जाता है। वो ठंडा और बेपरवाह दिखता है, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे कुछ गड़बड़ है। जब मेयर उससे उस रात के बारे में पूछती है जब एरिन मरी, तो वो सब कुछ नकार देता है। वो कहता है नहीं, उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई, नहीं, वो उसके पीछे जंगल में नहीं गया। लेकिन बातों में कुछ खालीपन है, कुछ जो वो छुपा रहा है। उसकी हिचकिचाहट, उसका गायब टाइमलाइन, ये सब मेयर के अंदर का शक बढ़ा देते हैं। उसे महसूस होता है कि डिलन की कहानी में कुछ मेल नहीं खा रहा।
फिर अचानक एक नया मोड़ आता है। एक मोबाइल वीडियो ऑनलाइन लीक हो जाता है, धुंधली फुटेज जिसमें जंगल की वही भयानक लड़ाई दिखती है जहां ब्रियाना ने एरिन पर हमला किया था और बाकी लोग बस देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। मेर जानती है कि वो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। पूरे शहर के सामने वो सीधी ब्रियाना के परिवार के रेस्टोरेंट में जाती है डिनर टाइम में और वहीं पर उसे गिरफ्तार कर लेती है, उसके सारे अधिकार पढ़कर सुनाती है। घर पर भी मेर की लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। उसका पोता ध्रुव उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी है, लेकिन एक डर है जो मेर को चैन से सोने नहीं देता। उसे लगता है कि कहीं ध्रुव को वही मानसिक बीमारी न हो जाए जिसने उसके बेटे केविन को 2 साल पहले अपनी जान लेने पर मजबूर किया था। ये ख्याल हर रात उसे जगाए रखता है। हालात को और मुश्किल बना देती है कैरी, ध्रुव की असली मां। वो अब काफी समय से नशे से दूर है और अब वो ध्रुव की पूरी कस्टडी वापस चाहती है। मेर का दिल टूट जाता है इस सोच से कि वो उस बच्चे को खो सकती है जो उसकी जिंदगी का सहारा है। थोड़ी राहत पाने की कोशिश में मेर रिचर्ड से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, वही लेखक जिसके साथ उसने पहले रात बिताई थी। रिचर्ड अब भी आकर्षक है, बातों में नरमी है और वो फिर से मेर के करीब आना चाहता है। लेकिन जब मेर उसकी बुक रिसेप्शन में पहुंचती है तो उसे महसूस होता है कि वो पुरानी चमक अब नहीं रही। बातचीत जबरदस्ती लगती है और उनके बीच की दूरी अब और साफ दिखती है। रात के अंत में मेर फिर से अकेली लौट जाती है, लेकिन केस अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। एरिन की सबसे अच्छी दोस्त जेस मेर की सबसे करीबी सहेली लॉरी रॉस से संपर्क करती है और उसे एक चौंकाने वाली बात बताती है। एरिन ने एक बार जेस से कहा था कि डिलन वास्तव में डीजे का असली पिता नहीं है। जेस के मुताबिक सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। एरिन को शक था कि डीजे का असली पिता मेर का एक सहस्बैंड फ्रैंक शीहान हो सकता है जो पहले स्कूल में टीचर था। और जब शहर अभी इस एक डरावनी बात को समझ भी नहीं पाता तभी एक और हादसा हो जाता है। गम और गुस्से में डूबा केनी मैकमेनेमन खुद ही इंसाफ लेने निकल पड़ता है। वो डिलन का पीछा करता है, उसे जबरदस्ती एक वैन में बिठाता है, जंगल के अंदर ले जाता है और गोली मार देता है। डिलन मीन पर गिर जाता है, खून से लथपथ और बेजान ठंडी मिट्टी पर पड़ा रहता है। हताश पिता जो गुस्से और दुख में डूब चुका है आखिरकार मान लेता है कि उसने डिलन को गोली मारी। केनी खुद पुलिस के पास जाता है, उसकी आंखें खाली हैं, अपराध बोध से भरी हुई। उसे लगा था कि डिलन को मारने से उसकी बेटी के लिए किसी तरह न्याय मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा, उसका दर्द और बढ़ गया। लेकिन किस्मत की बात, डिलन ये हमले से बच जाता है। जब मेर अस्पताल में उससे मिलने जाती है वो उसे जिंदा पाती है, लेकिन बहुत कमजोर, पीला, डरा हुआ। इसी बीच मेर की दोस्त उसे बताती है कि शहर में एक अफवाह आग की तरह फैल गई है कि फ्रैंक एरिन के बच्चे डीजे का असली पिता हो सकता है। जेस ने कई बार फ्रैंक को एरिन की मदद करते देखा था। फ्रैंक ने डीजे के कई सामान भी एरिन के लिए खरीदे थे। जब मेर उससे पूछताछ करती है माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। फ्रैंक मानता है कि उसने एरिन की मदद की थी। हाँ, उसने उसके लिए बच्चे के सामान खरीदे थे क्योंकि वो उसकी छात्रा थी और उसे आर्थिक मदद की जरूरत थी। लेकिन वो कसम खाकर कहता है कि उसका एरिन के साथ कोई भी वैसा रिश्ता नहीं था। फिर भी मेर इस शक को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सच्चाई पता करने के लिए मेर फ्रैंक और डिलन दोनों के डीएनए सैंपल पितृत्व टेस्ट के लिए लेती है। जांच गहराती जाती है जब मेडिकल एग्जामिनर एक चौंकाने वाली बात बताता है। एरिन के शरीर पर किसी भी तरह के यौन हमले के निशान नहीं हैं, लेकिन उसकी एक उंगली गायब है जो शायद गोली लगने से उड़ गई थी। ये एक डरावना लेकिन बहुत अहम सुराग था। मेर और जेबल एरिन के आखिरी वक्त की हर बात दोबारा जांचते हैं ताकि सब टुकड़ों को जोड़ सकें। फिर एक पार्क की तलाशी के दौरान मेर को वो मिल जाता है, गुम हुई उंगली मिट्टी में पड़ी हुई जैसे हिंसा की एक मौन गवाही। पास ही उसे जमीन में धंसी हुई एक गोली भी मिलती है और तभी पूरा सच उसे एक लहर की तरह टकराता है। एरिन की मौत झरने के पास नहीं हुई थी, उसे पार्क में गोली मारी गई थी और बाद में किसी ने उसका शव वहां ले जाकर गिरा दिया। अब मेर एरिन के फोन रिकॉर्ड्स में सुराग खोजती है। उसे एक बड़ी बात मिलती है। एरिन की आखिरी कॉल न किसी दोस्त को थी न किसी परिवार वाले को। वो कॉल की गई थी डिकन मार्क बर्टन को, जो इलाके का एक युवा पादरी था। पूछताछ के दौरान डिकन मार्क बार बार यही कहता है कि एरिन ने सिर्फ सलाह लेने के लिए उसे कॉल किया था, कि वो बस उसकी मुश्किलों में उसकी मदद करना चाहता था। उसकी बातें शांत हैं, शायद बहुत शांत। उसके इस ज्यादा संयमित बर्ताव में कुछ ऐसा है जो मेर को बेचैन कर देता है। और फिर एक बात जो वो किसी को नहीं बताता, एरिन की साइकिल उसी के पास है, छुपाकर रखी हुई। एक रात अंधेरे में वो चुपचाप उस साइकिल को उठाता है और नदी में फेंक देता है, सबूत मिटाते हुए, एक ऐसे राज को छिपाते हुए जो अगर बाहर आया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इधर मेर की पेशेवर जिंदगी जितनी उलझ रही है, उसकी निजी जिंदगी उतनी ही टूटती जा रही है। रिचर्ड, वही लोकल लेखक जो कभी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था, दोबारा वापस आता है। वो धीरे धीरे मेर की बनाई दीवारों के पार जाने की कोशिश करता है। उनकी बातचीत सच्ची और कच्ची होती है। दो लोग, दोनों अपने अपने घावों में डूबे, लेकिन फिर भी किसी नई उम्मीद की तलाश में।
लेकिन ये बढ़ती नजदीकी और जटिल हो जाती है जब डिटेक्टिव जेबल थोड़ा नशे में अजीब ढंग से मेयर के सामने अपनी भावनाएं खोल देता है, अपने अकेलेपन की, अपने दर्द की। दो पुरुष, एक मायने खोज रहा है, दूसरा भागने की जगह, और मेयर उनके बीच फंसती जाती है। इसी बीच मेयर का सबसे बड़ा डर दोबारा लौट आता है, अपने पोते ड्रू की कस्टडी की लड़ाई। ड्रू की असली मां कैरी, जो केविन की एक्स भी है, काफी समय से नशे से दूर है और अब वह कानूनी तौर पर कस्टडी लेने के लिए तैयार है। मेयर को लगता है जैसे उसकी दुनिया सिकुड़ रही हो। अगर वो ड्रू को खो देती है तो वो अपने बेटे का आखिरी हिस्सा भी खो देगी। घबराहट, दर्द और डर उसे एक गलत रास्ते पर ले जाते हैं। एक रात मेयर पुलिस के एविडेंस रूम में चुपचाप घुसती है, एक पैकेट हेरोइन चुरा लेती है और उसे कैरी की कार में छुपा देती है ताकि वो इसे इस्तेमाल करने वाली लगे, ताकि उसे अयोग्य मां साबित किया जा सके। लेकिन चीफ कार्टर को सब पता चल जाता है, पूरा सच, और इस बार वो मेयर के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो वही शब्द कहता है जिनसे मेयर सबसे ज्यादा डरती थी। वो सस्पेंड हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर। उसका बैच, उसकी गन, उसका अधिकार, सब ले लिया जाता है। चीफ कार्टर की आवाज भारी है, निराशा से भरी हुई। तुम्हें मदद की जरूरत है मेयर, वो कहता है। सच्ची मदद, काउंसलिंग, गम का इलाज, जो भी लगे, तुमको ये सब चाहिए। मेयर हार नहीं मानती। उससे बैज ले लिया गया है, लेकिन उसका सच ढूंढने का जज्बा अभी भी कायम है। वो अब भी वही जिद्दी, अड़िग जांच अधिकारी है। बस फर्क इतना है कि अब वो परछाइयों में काम कर रही है। मेयर के सस्पेंड होने के बाद युवा और महत्वाकांक्षी डिटेक्टिव कॉलिन जेबल ऑफिशियली इस केस का लीड इन्वेस्टिगेटर बन जाता है। फिर पहला बड़ा झटका आता है, पितृत्व परीक्षण के नतीजे। चीफ जेबल को बताता है न फ्रैंक शीहान, न डिलन हिंची, दोनों में से कोई भी डीजे का पिता नहीं है। ये खुलासा केस को पूरी तरह हिला देता है। अगर ये दोनों पिता नहीं हैं, तो फिर कौन है? और तभी एक और लड़की गायब हो जाती है, मिसी सेगर। ये खबर पूरे शहर में डर की लहर फैला देती है। ये गुमशुदगी 1 साल पहले लापता हुई केटी बेली के केस से बहुत मिलती जुलती है। मेयर का दिल बैठ जाता है। क्या ये दोनों गुमशुदगियां और एरिन का मर्डर कहीं एक ही बड़े राज से जुड़े हुए हैं? सस्पेंशन के बावजूद मेयर चुपचाप एरिन के कमरे में जाती है, केनी के घर पर, कुछ ऐसा खोजने के लिए जो सबकी नजर से बच गया हो। मेयर ड्रॉर खोलती है, उसके सामान को धीरे धीरे उलटती पलटती है और फिर उसे मिलता है एक छोटा दिल के आकार का हार, जिस पर एक तारीख खुदी है। शायद किसी का तोहफा, शायद कोई राजदार रिश्ता, लेकिन उस पर किसी के इनिशियल्स नहीं हैं। मेयर उसे अपनी जेब में रख लेती है। ये एरिन को किसी करीबी इंसान से जोड़ता है, किसी ऐसे से जिस पर वह भरोसा करती थी। उधर जेबल डिकन मार्क बर्टन के अतीत की गहराई में उतरता है और जितना वह खोदता जाता है, सच उतना ही काला निकलता है। उसे पता चलता है कि मार्क को उसकी पिछली पैरिश से चुपचाप ट्रांसफर किया गया था, क्योंकि एक किशोरी लड़की के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगे थे। चर्च ने इस स्कैंडल को दबा दिया, लेकिन फुसफुसाहटें उसके पीछे पीछे चलती रहीं। अब एरिन की हत्या और उसका संदिग्ध व्यवहार, छिपी हुई फोन कॉल्स, साइकिल छुपाना, इन सब के बाद उसका नाम संदिग्धों की सूची में ऊपर चढ़ता जा रहा है। जेबल यह जानकारी मेयर तक पहुंचाता है। उसे महसूस होता है उसका शक शुरू से सही था। घर में मेयर की जिंदगी भी धीरे धीरे टूटने की कगार पर है। कैरी उसके मृत बेटे केविन की एक्स और ड्रू की असली मां। ड्रू को रात भर अपने पास रखने की इजाजत पाती है। मेयर खुद को रोकती है, उसे जाने देती है, लेकिन उसका दिल पूरी रात दुखता रहता है। जब ड्रू रोते हुए फोन करता है, घर आने की गुहार लगाता है, तो कैरी मजबूरी में उसे वापस छोड़ जाती है। जब मेयर उसे अपने घर में लेते हुए देखती है, उसकी आंखों में बसे अपराध बोध और दुख सब कुछ बयां कर देते हैं। वो एक ऐसी औरत है जो बार बार अपने सबसे प्यारे लोगों को खोने के कगार पर आ जाती है। थेरेपी सत्रों में मेयर धीरे धीरे अपने दर्द की परतें हटाती है। केविन, उसका बेटा जो नशे में खो गया, उसकी यादें उसे तोड़ देती हैं। उसे चीखें याद आती हैं, झगड़े याद आते हैं, वे सारे पल याद आते हैं जब केविन और कैरी दोनों उससे पैसे मांगते थे, नशे के लिए, घर से चीजें चोरी करते थे और हर बार उसके दिल को और थोड़ा तोड़ते थे। पहली बार मेयर खुलकर देख पाती है कि गम और बेबसी ने उसे अंदर से कितना बदल दिया है। रिचर्ड और जेबल दोनों एक ही रात को मेयर को डेट पर चलने के लिए पूछते हैं। किसी और कहानी में यह पल मजेदार होता, लेकिन मेयर के लिए यह कड़वा मीठा है। दो पुरुष, दोनों उसकी ताकत, उसकी टूटन, उसके अंदर के संघर्ष की तरफ खींचे हुए एक ऐसी औरत से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद नहीं जानती कि वो फिर कभी कुछ महसूस कर भी पाएगी या नहीं। कैमरा एक ऐसी जगह पहुंचता है
जिसे अभी तक किसी ने खोजा नहीं। एक पुराने टेवरन का अटारी कमरा, हल्की रोशनी, डरावनी खामोशी। अंदर मिसी सेगर जिंदा है, डरी हुई अपने कोने से। वो किसी की हल्की सांसें सुनती है। वो धीरे से मुड़ती है और वहां जंजीरों में जकड़ी, टूटी हुई लेकिन जिंदा केटी बेली बैठी है। वही लड़की जो 1 साल पहले गायब हो गई थी। ये एहसास बिजली की तरह लगता है। लड़कियां भागी नहीं थीं, उन्हें ले जाया गया था। और वह शिकारी जो पूरे समय उनके बीच ही घूमता रहा, अब भी ईस्ट टाउन की सड़कों पर आजाद है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है, डायलन और उसका दोस्त चुपके से जैस के पास जाते हैं, जो एरिन की सबसे अच्छी दोस्त है। उन्हें पता है कि एरिन ने अपनी डायरीज लिखी थीं, जिनमें उसके डर, उसकी सोच और शायद उसके रिश्तों की सच्चाई थी। ये डायरीज कुछ लोगों की इज्जत खराब कर सकती थीं और शायद किसी कातिल को भी बेनकाब कर सकती थीं। डायलन कहता है कि इन्हें नष्ट करना पड़ेगा। एक अंधेरे बैकयार्ड में वे एरिन की नोटबुक्स को आग में फेंक देते हैं और उसकी लिखी हुई बातें धुएं में उड़ती जाती हैं। लेकिन जैस डरी हुई और टूटी हुई चुपचाप एक फोटो पन्नों में से निकाल लेती है। एक ऐसी फोटो जो सब कुछ बदल सकती है। वह उसे अपनी जेब में छुपा लेती है, यह नहीं जानती किस पर भरोसा करे, लेकिन उसे पता है कि इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। इस उथल पुथल में मेयर थोड़ी सामान्य जिंदगी ढूंढने की कोशिश करती है। वह डिटेक्टिव कॉलिन जेबल के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब लेकिन प्यारा होता है। जेबल नर्वस है, बातें उलझाता है, लेकिन ईमानदार और अच्छा इंसान है। वह सच में मेयर को पसंद करता है, उसकी इज्जत करता है। चाहे मेयर अपनी दीवारें शायद ही किसी के लिए नीचे करती हो, लेकिन शाम का माहौल तब बदल जाता है जब मेयर हर बात को केस की तरफ मोड़ने लगती है। टेबल पर जलती मोमबत्ती की रोशनी भी फीकी पड़ती लगती है जब वह फिर सुरागों और रे के बारे में बात करने लगती है। यह बात जेबल को परेशान करती है। वह कहता है, हम यहाँ अच्छा समय बिताने आए हैं, केस पर बात करने नहीं। उसे लगता है कि मेयर सिर्फ केस की वजह से उसके साथ है। जब मेयर उसकी नाराजगी सुनती है तो वह उसे गलत उम्मीद नहीं देना चाहती, इसलिए वह उठती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन केस और डरावना मोड़ ले लेता है। एक युवा सेक्स वर्कर लाई जाती है, डरी हुई, घायल, कांपती हुई। वह मेयर और जेबल को बताती है कि वह मुश्किल से एक आदमी से बची जो उसे गला दबाकर अगवा करना चाहता था। वह आदमी एक नीली वैन चलाता था। वह बताती है कैसे उसने उसे फुसलाया, उसकी आंखों में हिंसा और मौत का एहसास जो उसके करीब आ रहा था। उसे बस कुछ हिस्से याद हैं, एक टैटू, एक गंध, सिगरेट का ब्रांड और गाड़ी की नंबर प्लेट का थोड़ा हिस्सा। जेबल की मदद से वे घंटों DMV रिकॉर्ड्स खंगालते हैं। आखिरकार एक नाम सामने आता है, वेन पॉट्स। पता एक टूटी फूटी बस्ती में है, एक ऐसा घर जिसकी पेंट उतर चुकी है और पर्दे हमेशा बंद रहते हैं। दरवाजा खुलता है, एक भारी भरकम आदमी सामने आता है। वह बहुत ठंडे तरीके से बात करता है। मेयर की नजरों से कोई कोना नहीं बचता। अंदर वे चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई देखते हैं। टेबल पर वही ब्रांड की सिगरेटें रखी होती हैं जिनका सेक्स वर्कर ने जिक्र किया था। उन्हें शक गहरा जाता है। ऊपर से तेज म्यूजिक की आवाज आती है। मेयर उससे कहती है कि इस धमक धमक को बंद करे। वह आवाज बंद करता है, लेकिन हाथ में बंदूक लेकर आता है और सवालों के जवाब देने लगता है। फर्श के नीचे से धातु जैसी आवाज आती है। वे अभी नहीं जानते, लेकिन ये आवाजें केटी बेली और मिस्सी सेगर की हैं। गुमशुदा लड़कियां जो ऊपर अटारी में कैद हैं, मदद पाने के लिए पाइप्स पर जोर से मार रही हैं। मेयर पूछती है, ये आवाज कहां से आ रही है? वह जवाब देता है, ये पाइप्स खराब हैं। लेकिन धमक धमक और तेज होती जाती है। सेगर और बेली किसी की आवाज सुनकर और जोर से पाइप्स पर मारती हैं, उम्मीद में कि कोई उन्हें सुने और उनकी मदद करे। और फिर बिना किसी चेतावनी के वह अचानक बंदूक निकाल लेता है। पहली गोली ऐसे गूंजती है जैसे बिजली कड़की हो। जेबल को गोली लगती है, सर पर एक ही गोली, लेकिन जान ले लेने वाली। वह उसी पल गिर जाता है। मेयर उसका नाम पुकार भी नहीं पाती। मेयर की दुनिया एक पल में टूट जाती है। वह तुरंत नीचे झुककर छिपती है जब गोलियां हवा को चीरते हुए गुजरती हैं। एक गोली उसकी बाह को छूकर निकल जाती है। वह खून बहा रही है, चकराई हुई है और उसके पास कोई हथियार नहीं। पॉट्स घर में शिकारी की तरह घूमता है, कमरे से कमरे मेयर को ढूंढते हुए। जब वह फर्नीचर के पीछे छिपती है, जीवित रहने की कोशिश में, वह 2 लड़कियों को सांत्वना देती है और कहती है कि चुप रहो, अब यह उसकी जिंदगी के लिए लड़ाई है। वह देखती है कि जेबल की बंदूक कुछ ही दूर पड़ी है। उसका एकमात्र मौका। वह फर्श पर घिसटते हुए, अपनी घायल बाह पकड़े हुए, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह बंदूक तक पहुंचती है, उसी वक्त पॉट्स मुड़कर कोने से बाहर आता है। मेयर पहले गोली चलाती है। गोली सही जगह लगती है। पॉट्स गिर जाता है, मरा हुआ। मेयर जेबल के शरीर के पास गिर जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। दूर से बैकअप की सायरन गूंज रही है,
लेकिन उसे लगभग सुनाई नहीं देती। एड्रेनालिन खत्म हो जाता है और बस सदमा और गहरा दुख रह जाता है। वह जिंदा है, लेकिन उसने अपने साथी को खो दिया। लड़कियां सुरक्षित हैं, हाँ, लेकिन जेबल की मौत ने उसके दिल में ऐसा घाव दिया है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। अब आता है इस रहस्य का सबसे चौंकाने वाला मोड़। चीफ कार्टर मेयर को बताता है कि वेन पॉट्स, वह आदमी जिसे उन्होंने रेड में मार दिया था, वही जिसने लापता लड़कियों को अगवा किया था, वह एरिन की हत्या वाली रात शहर में था ही नहीं। वह कातिल नहीं था। जबेल बेकार में मारा गया। नीली वैन वाला राक्षस वही नहीं था जिसे मेयर ढूंढ रही थी। चीफ कार्टर उसे यह खबर बताता है, लेकिन टूटने के बजाय मेयर के अंदर कुछ फिर से सख्त हो जाता है। चीफ कार्टर उसकी लगन और शायद उसके अपराध बोध को देखकर आखिरकार उसका सस्पेंशन हटा देता है। वह उसे दोबारा एरिन मकमेनामिन केस की जिम्मेदारी दे देता है। अब यह केस फिर से मेयर का हो जाता है। जबेल के चले जाने के बाद यह बोझ पहले से भी ज्यादा भारी महसूस होता है, लेकिन मेयर तो हमेशा से भारी चीजें उठाने की आदी रही है। वह फिर से पूरे जोश के साथ जांच में लग जाती है, पुराने सुरागों को दोबारा देखती है, पुराने घावों को फिर से खोलती है। कुछ समय बाद पादरी प्रिस्ट मार्क एक रेस्टोरेंट में जाता है। किशोर लड़के जो उसके परेशान करने वाले अतीत को जानते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। बाहर एक लड़का उस पर हमला करता है, बाकी उस पर चीजें फेंकते हैं और कहते हैं, इस शहर से निकल जाओ, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। यह बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। वह अपने घर में जाकर रोने लगता है। उसका दोस्त जो उसके अतीत के बारे में जानता है, उसे सांत्वना देता है और कहता है, हम सबने जिंदगी में कुछ न कुछ बुरा किया है। जिंदगी माफ करने और भूल जाने का नाम है। मार्क फिर एक चौंकाने वाला सच बताता है। वह कहता है कि एरिन की हत्या वाली रात वह उसके साथ था, लेकिन उसने सिर्फ उसे कुछ सलाह दी थी। फिर एरिन ने उससे पार्क तक लिफ्ट मांगी। उसने उसे कहा कि मत जाओ, आराम करो, लेकिन वह नहीं मानी। उसने उसकी साइकिल छुपा दी थी, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसके अतीत की वजह से उसे ही दोषी मान लेगी। उसका दोस्त उससे कहता है कि पुलिस के पास जाओ। प्रिस्ट मार्क पुलिस के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। मेयर की तलाश उसे रॉस परिवार तक ले जाती है, जो एरिन के पिता केन्नी के दूर के रिश्तेदार हैं। बातचीत में उसे पता चलता है कि जब एरिन की मां की मौत हो गई थी, तो एरिन कुछ समय के लिए केन्नी के कजिन बिली रॉस के साथ रही थी। बिली ने उसे अपने घर में रखा था जब उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, उसे रहने और संभलने की जगह दी थी, या ऐसा लगता था। लेकिन जैसे जैसे मेयर और गहराई में जाती है, उसे बिली के व्यवहार पर शक होने लगता है। जब भी एरिन का नाम आता है, बिली का असहज होना, आंखें मिलाने से बचना, सब कुछ अजीब लगता है। मेयर रॉस परिवार के अतीत की जांच शुरू करती है। उसे पता चलता है कि एक फैमिली रियूनियन में एरिन और उसके पिता केन्नी उसी केबिन में ठहरे थे जहां केन्नी के कजिन बिली और जॉन रॉस भी थे। वही बिली जो हर बार एरिन का नाम आने पर घबरा जाता था। मेयर अपनी दोस्त लोरी के पास जाती है, जो जॉन रॉस की पत्नी भी है। मेयर उससे पूछती है कि क्या वह कुछ जानती है। लोरी मना कर देती है। वह कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लोरी के चेहरे के हाव भाव से साफ पता चलता है कि वह कुछ जानती है और मेयर से छुपा रही है। फिर एरिन की सबसे अच्छी दोस्त जेस अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन आती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं जब वह चीफ कार्टर को कुछ दिखाती है, एक फोटो जो उसने एरिन की जली हुई डायरी से चुपके से निकाल ली थी, डिलन के जलाने से पहले। वह कहती है कि एरिन किसी की हिफाजत करना चाहती थी। चीफ कार्टर उस तस्वीर को देखकर सन्न रह जाता है। तस्वीर में एरिन मकमेनामिन बिस्तर पर लेटी है और उसके बगल में सोया हुआ जॉन रॉस है। तस्वीर सब कुछ कह देती है। एरिन का रिश्ता बिली के साथ नहीं था, बल्कि जॉन यानी लोरी का पति एक गहरा राज छुपा रहा था। जेस आखिरकार मान लेती है कि उसने और डिलन ने एरिन की डायरी जलाई थी ताकि बच्चे की हिफाजत की जा सके, ताकि डिलन के माता पिता उसे पाल सकें और कोई भी बच्चे की असलियत पर सवाल न उठाए। फिर शो में ये बात साफ हो जाती है कि एरिन की कातिल जॉन रॉस ही है। बिली ने बस उसकी मदद की थी एरिन की लाश को पार्क से झील तक ले जाने में। अब बिली डर और पछतावे से रो रहा होता है, जबकि जॉन रॉस को पूरा भरोसा होता है कि उसे कुछ नहीं होगा। लोरी को भी ये सच्चाई पता होती है। वह जॉन से कहती है कि मेयर को शक बिली पर है। जॉन सोचता है कि बिली अब ज्यादा दिन ये राज नहीं छुपा पाएगा, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। फिर जॉन तय करता है कि वो अपने भाई बिली को मार देगा ताकि सबको लगे कि बिली ने खुदकुशी की है और वही कातिल है। वो बिली को नदी के किनारे ले जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन अपने भाई से प्यार और अपराध बोध की वजह से वह गोली नहीं चला पाता। फिर वह बंदूक अपने हाथ में रखकर खुद को मारने की कोशिश करता है ताकि सब खत्म हो जाए, लेकिन बिली उसे धक्का देकर बचा लेता है। तभी मेयर वहां पहुंच जाती है और जॉन को गिरफ्तार कर लेती है। जॉन सब कुछ कबूल कर लेता है। वह मान लेता है कि उसने ही एरिन को मारा था और वह एरिन के बच्चे का बाप है। वह बताता है कि एरिन उसे पैसों के लिए परेशान कर रही थी। जॉन कहता है कि एरिन ने उसे धमकाया था कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह सबको सच्चाई बता देगी। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने एरिन को मार दिया। फिर जॉन रॉस अपनी पत्नी लोरी से कहता है कि वो उस बच्चे को गोद ले ले और उसे माँ का प्यार दे। जिंदगी फिर से धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार में लौटने लगती है।
ड्रू की मां कैरी फिर से नशे की लत में पड़ जाती है और उसे दोबारा रिहैब भेज दिया जाता है। वह ड्रू की कस्टडी के लिए चल रहा केस भी छोड़ देती है, जिससे मेयर और उसकी मां हेलेन ड्रू की देखभाल जारी रख पाती हैं। यह मेयर के लिए एक तरह की राहत होती है, उसके थके हुए दिल के लिए एक लड़ाई कम हो जाती है। इसी बीच ग्लेन कैरोल, जो पास में रहने वाला एक दयालु बूढ़ा आदमी है, एक दिन दोपहर में मेयर से बात करता है। फिर वह अचानक एक अजीब बात बताता है। उसके शेड से कुछ सामान कुछ समय पहले गायब हो गया था, जिसमें उसकी पुरानी बंदूक भी थी। वह कहता है कि किसी ने हाल ही में वो सामान वापस रख दिया है, लेकिन बंदूक में 2 गोलियां कम थीं। ये सुनकर मेयर सन्न रह जाती है। उसी मॉडल की बंदूक से एरिन की हत्या हुई थी और ग्लेन कहता है कि उस शेड की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, उसके पास और 13 साल के रायन रॉस के पास, जो जॉन रॉस का बेटा है। ये बात सुनते ही मेयर को झटका लगता है। वह कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है और पता चलता है कि रायन ही बंदूक शेड से ले गया था। मेयर यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन उसके दिल में पता होता है कि इसका मतलब क्या है। वह जूनियर स्कूल पहुंचती है। जब रायन उसे देखता है तो डरकर भागने लगता है और सीधा अपने घर पहुंचता है। वह अपनी मां लोरी से कहता है कि आंटी मेयर को सब कुछ पता चल गया है। मेयर भारी दिल और आंखों में आंसू लेकर सीधा रॉस परिवार के घर पहुंचती है। पुलिस भी बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए वहां आ जाती है। लोरी दरवाजा खोलती है, उसकी आंखों में थकान और डर झलक रहा होता है। मेयर को कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लोरी सब समझ जाती है। जब मेयर प्यार से पूछती है कि क्या हुआ था, तो आखिरकार सच्चाई सामने आती है, वो सच्चाई जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था। रायन को अपने पिता के एरिन के साथ रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वह बहुत डर गया था कि अगर ये बात सबको पता चली तो उसका परिवार टूट जाएगा। इसलिए उसने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। उसने ग्लेन की बंदूक ली और उस रात एरिन को पार्क में बुलाया ताकि उसे डराकर अपने पिता से दूर रहने को कह सके। लेकिन हालात बिगड़ गए। एरिन घबरा गई, उसने बंदूक छीनने की कोशिश की और उसी झगड़े में गोली चल गई। वो गोली जिसने एरिन की जान ले ली, वो कोई सोच समझकर की गई हत्या नहीं थी, बल्कि एक डरे हुए, गुस्से में भरे बच्चे की गलती थी जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब जॉन और बिली को पता चला कि क्या हुआ है, तो उन्होंने रायन को बचाने के लिए सब कुछ छुपा लिया। उन्होंने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया ताकि रायन का बचपन जेल की सलाखों के पीछे खत्म न हो जाए। मेयर वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में आंसू लिए। उसे पता है कि उसने सही काम किया, लेकिन इस सच्चाई की कीमत बहुत भारी थी। समय बीतता है, मौसम बदलते हैं। फ्रैंक और फे आखिरकार शादी कर लेते हैं, एक शादी, शांत सी शादी। रिचर्ड, वो लेखक जो कभी मेयर की जिंदगी में आया था, वापस लौटता है। मेयर और रिचर्ड एक प्यारा सा पल साझा करते हैं, एक एहसास की प्यार हर दर्द को ठीक नहीं करता, लेकिन उसके साथ जीना आसान बना देता है। वे दोनों एक दूसरे से अपने जज्बात जाहिर करते हैं, बड़े बड़े शब्दों में नहीं, बल्कि सच्चाई और समझदारी से। सबसे भावुक आखिरी दृश्यों में से एक में लोरी अपने बेटे रायन से मिलने जाती है, जो अब किशोर जेल में है और अपनी जिंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा है। लोरी डीजे को भी साथ लाती है, एरिन का बेटा। वो पल बहुत शांत मगर दिल तोड़ देने वाला होता है। फिर वह सीन आता है जहां पादरी मार्क चर्च में बोल रहे हैं। वह कहते हैं कि जीसस हमें 2 सबक देता है, एक माफी और दूसरा आशा। वह कहते हैं कि हमें अपने पुराने गलतियों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। हमें खुद को माफ करना चाहिए और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। उनके शब्द मेयर पर बहुत असर डालते हैं। सीरीज का अंत उस समय होता है जब मेयर आखिरकार वह करती है जो वह पहले नहीं कर पाई थी। वह अपने अटारी की सीढ़ियां चढ़ती है, वही जगह जहां उसका बेटा क्योविन ने अपनी जान ली थी। वह जगह जिसे वह सालों से अवॉइडेड कर रही थी। जब वह दरवाजे पर खड़ी होती है तो खिड़की से सूरज की रोशनी आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी सांसें शांत होती हैं। पहली बार मेयर अपने दर्द का सामना सीधे करती है। वह अटारी में कदम रखती है, अब न तो एक डिटेक्टिव की तरह जो कातिल का पीछा कर रही है, बल्कि एक मां की तरह जो आखिरकार ठीक होने के लिए तैयार है। और फिर चुपचाप मेयर ऑफ ईस्ट टाउन काले पर्दे में बदल जाता है, हमें ये संदेश देते हुए कि दुहक के सबसे अंधेरे कोनों में भी सच्चाई और ठीक होना हमेशा रोशनी तक अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं।